हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम टीवाई लेवल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंटरनेशनल थियरीज, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस थियरी को हम पहले फर्स्ट चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में बच्चों डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस फर्स्ट चैप्टर में जो इंटरनेशनल थियरीज़ हैं वो जनरली हम डिस्कस करेंगे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरी में। एक होगी क्लासिकल थियरीज़ जिसमें हम रिकॉर्डियन की थियरीज़ को डिस्कस करेंगे बच्चों। आज हम वही क्लासिकल थियरीज़ को थोड़ा डिटेल में लेने वाले हैं, और सेकेंड पार्ट में हम लेंगे इसी क्लासिकल थियरी की इवैल्यूएशन, यानी सम क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थियरी। अब फिर हम जब क्लासिकल थियरीज को पूरी तरह से समझ लेंगे तो इसी इंटरनेशनल थियरी का एक और इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ नॉलेज है दैट इज़ मॉडर्न थियरी, यानी हेक्सचर और ओयलन का थियरी, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं एचओ थियरी। उसको डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ एचओ थियरी, और उसके साथ साथ देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन दिस क्लासिकल थियरी एंड द मॉडर्न थियरी। तो चलो इस जर्नी को आज हम स्टार्ट करते हैं विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे इस टीवाई के इस सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर में हम शुरुआत कर रहे हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब हम थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्कस करते हैं तो इस थियरीज में जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के साथ जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होती है, या आइदर वो इंपोर्ट करती है या एक्सपोर्ट करती है। क्यों करती है, अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, वो डिफरेंट लेवल के अवेलेबल रहते हैं। अब हर एक का स्टेज ऑफ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सेम तो नहीं है, हर एक का डिफरेंट है। तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर नेसेसिटी, दे विल ट्राई टू एंटर इन द इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब वो इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं तो इसमें जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो पहले इस थियरी को, इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप किया था हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने। अब एडम स्मिथ का ये कहना था कि कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा तब बनती है व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द कॉस्ट हो, यानी किसी भी कंट्री को जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके कॉस्ट का उसको एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो बेनिफिट के फॉर्म में उसको मिल रहा हो। अब वो कैसे, वो भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे कि सपोज़ अगर कोई कंट्री है, 2 कंट्री हम जैसे ले रहे हैं कि सपोज़ जैसे हम लेने वाले हैं इंडिया और इजिप्ट। अब सपोज़ कि वो 2 कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, से फॉर एग्जांपल वाइन और क्लॉथ। अब अगर इंडिया जो है उसको अगर हम ले रहे हैं कि ये वाइन बना रहा है और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो क्लॉथ बना रहा है, ओके। अगर हम एडम स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों, तो इस केसेस में ये जो 2 प्रोडक्ट हैं वाइन और क्लॉथ, उसको बनाने में इंडिया को सपोज लग रहे हैं 100 आवर्स, उनको 100 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन क्लॉथ बनाने में उनको 50 आवर्स लग रहे हैं, लेबर आवर्स। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लेबर आवर, क्योंकि जो क्लासिकल थियरीज हैं उन क्लासिकल थियरीज में लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितना भी उन्होंने कॉस्ट को मेजर किया है इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स। तो सपोज हम अज्यूम करते हैं एक वाइन के यूनिट को प्रोड्यूस करने में इंडिया को लगता है 100 आवर्स, लेकिन क्लॉथ बनाने में, एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने में उनको लगते हैं 50 लेबर आवर्स। अब अगर उसके सामने दूसरा कंट्री अगर हम देखें, अब उस कंट्री को जो वाइन है वो प्रोड्यूस करने में लग रहा है 50 आवर्स, लेकिन क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने में लग रहा है 100 आवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका डिफरेंस देख रहे हो। हमने डिफरेंस क्या किस तरह से लिया, क्योंकि एडम स्मिथ का ये कहना था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड में तभी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके एक्सचेंज करती है जब उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस का बेनिफिट हो, अदरवाइज नॉट।
कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक अगर प्रोडक्ट में देखें, इंडिया जो है वो सपोज़ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट है क्योंकि उसे लेबर के अवर्स कम लग रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर हम इजिप्ट ले रहे हैं तो उसके वाइन को मैन्युफैक्चर करने में लेस लेबर अवर्स लग रहे हैं। तो इसके लिए डिसीजन ये लिया जाएगा कि जो इंडिया है वो क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, और जो इजिप्ट है वो वाइन को प्रोड्यूस करेगा और मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। अब ये डिसीजन हुआ ऑन व्हाट बेसिस? एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। क्योंकि एडम स्मिथ का ये कहना था कि कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा तब बनती है जब उसको बेनिफिट मिलता है एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस का, बराबर। अब ये सोच था एडम स्मिथ का। अब उसी क्लासिकल फेज में डेविड रिकार्डो, अब डेविड रिकार्डो का कहना था कि यस ऑफ कोर्स कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो एडम स्मिथ ने सजेस्ट किया कि हर कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा तब बनता है जब उसको बेनिफिट मिलता है व्हेन देयर इज़ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द कॉस्ट। लेकिन डेविड रिकार्डो ने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया। उसने क्या कहा कि सपोज़ अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक कंट्री को दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में बेनिफिट है, जैसे अभी मैं से फॉर एग्जांपल पहले ये एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। सपोज़ ये हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में मैंने क्या दिखाया, कंट्री है इंडिया और इजिप्ट, ओके। और एक तरफ एक यूनिट ऑफ वाइन जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया 120 आवर्स में, और 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें लेबर के 100 आवर्स लग रहे हैं। एक यूनिट ऑफ वाइन बनाने में इंडिया को 120 आवर्स लगते हैं, जबकि 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने में इंडिया को 100 आवर्स लगते हैं। ओके बच्चों, नाउ अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट को 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने में 80 आवर्स लगते हैं, देखो इंडिया से कम। और 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ को बनाने में उनको 90 आवर्स लगते हैं। अब जनरली देखा जाए तो आप क्या कहोगे, अगर हम एडम स्मिथ की थियरी को फॉलो करें तो देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ ट्रेड, फिर तो ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन डेविड रिकार्डो सेड नो। उन्होंने कहा ट्रेड फिर भी होगा, और ट्रेड और किस बेसिस पे होगा? कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस के बेसिस पे होगा। यानी हम आज देखने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन रिकार्डो थियरी ऑफ कंपैरेटिव डिफरेंस इन द कॉस्ट। कॉस्ट में कंपैरेटिव डिफरेंस क्या है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं विथ वेरी इजी एग्जांपल्स। एज यू नो दैट ऑलवेज कि सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जनरली अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे रिकार्डो कहेगा यहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट देगा, दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले इजिप्ट जो है उसको दोनों में बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कॉस्ट में कहाँ उसको बेनिफिट ज़्यादा है। यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोड्यूस करने में ओनली ही टेक 80 आवर्स, जबकि इंडिया को लग रहा है 120 आवर्स। तो इसको अगर वो मैन्युफैक्चर करके अगर इंडिया के साथ एक्सचेंज करेगा 1:1 रेशो, जनरली एक्सचेंज रेशो हम देखते हैं 1 यूनिट ऑफ वाइन लिया, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ ले लिया, तो अगर उसने 1 यूनिट ऑफ वाइन उसको दे दिया जो उसके लिए उसको 80 लेबर आवर्स लग रहे हैं, तो सामने उसको 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ मिलेगा जिसके लिए उसको 90 आवर्स लगते हैं। तो ये 10 आवर्स भी वो कहाँ यूटिलाइज कर सकता है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन, वो वहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जनरली हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले थियरी कि ये रिकार्डन थियरी क्या है। अब जैसे हमने कहा कि जनरली हर कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिस्सा बनती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड के साथ हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। हर इकोनॉमी चाहती है कि हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़े और हम इसी फॉरेन ट्रेड से मैक्सिमम जो है वो फॉरेन करेंसी को अर्न करें। नॉट ओनली दैट, लेकिन मेन एम ये भी रहता है कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो। ये इसके साथ साथ मेन वी विल अर्न मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। अब इसी बेसिस पे जब हम लोग डिसीजन लेते हैं कि वी विल बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड,
तो हमेशा रिकार्डो ने सजेस्ट किया कि जिस कंट्री को वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसको कंपैरेटिव कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिलता हो। तो जनरली हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिकार्डो द एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस जो है, जो हम शुरू से एडम स्मिथ का मेन फंडा रहा है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, बट when a country has absolute advantage in production of both the commodity, समझो अभी दोनों कमोडिटीज, जैसे अभी अभी आपने देखा इजिप्ट में दोनों कमोडिटीज में उसको एब्सोल्यूट क्लियर बेनिफिट है। अगर बोथ कमोडिटीज में उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज कॉस्ट में मिल रहा है, देन इट इज बेटर to have specialization in the production of that commodity in which it has greater comparative advantage, जिसमें उसको comparative cost का advantage मिले। तो हर कंट्री को ये एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि जिसमें उसको कंपैरिजन में बेस्ट एडवांटेज मिले, जिसमें मेरा मिनिमम कॉस्ट इंकर हो और मुझे मैक्सिमम मिले, हर कंट्री को बेनिफिट मिले। यानी हर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रहती है वो हमेशा लिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड तो रिसोर्सेज किसी के पास भी नहीं है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें इतना बेस्ट यूटिलाइज और एलोकेट करना है कि जिससे हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट भी करें और वहाँ से जो हम इंपोर्ट करें वहाँ से भी बेनिफिट एंजॉय करें। तो ये है मेन एसेंस ऑफ दिस रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। तो एक बार फिर देखते थे कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, it is the one important reason for international trade. But when a country has absolute advantage in the production of both the commodity, so it is better to have the specialization in the production of that commodity in which it can enjoy the greater comparative advantage in the cost. Okay बच्चों, now जब ये थियरी को फ्रेम किया गया तो इस थियरी को फ्रेम किया गया ऑन सर्टन अजम्पशन। अब वो अजम्पशन जो क्लासिकल थियरी में बोथ एडम स्मिथ एंड रिकार्डो ने फ्रेम किए वो क्या थे? नंबर 1, ये जो आपके थियरी को उन्होंने बनाया वो बनाया बहुत ही सिंपल मॉडल पे, और वो मॉडल था 2x2 का मॉडल। यानी देयर आर 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज रहेंगे और 2 कमोडिटीज, यानी 2 कंट्री 2 कमोडिटी। ये अजम्पशन लिया गया ताकि इस थियरी को हम थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर पाएँ। तो लेट अस देयर मस्ट बी 2 कंट्रीज, वहाँ 2 कंट्रीज होनी चाहिए और 2 कमोडिटीज़ को हम अज्यूम करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ लिया इंडिया एंड इजिप्ट, और 2 कमोडिटी लिया, एक वाइन और दूसरा क्लॉथ। ओके बच्चों, सेकेंड है देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन कमोडिटी का मार्केट एंड फैक्टर का मार्केट। यानी चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो चाहे फैक्टर मार्केट हो, दोनों में परफेक्ट कंपटीशन होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का उन्होंने अजम्पशन लिया इन बोथ द मार्केट। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन लेबर के टर्म्स, यानी लेबर के अवर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उन्होंने लेबर को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, क्योंकि उनके एफर्ट से ही प्रोडक्शन को हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। तो एट दैट टाइम जब भी क्लासिकल फेज हमने देखा उसमें ऑल द थियरीज जितने भी हम लोग स्टडी करते हैं, इन ऑल थियरीज इट इज़ अज्यूम्ड कि जो भी प्रोडक्टिविटी है इट मस्ट बी मेजर्ड इन लेबर आवर्स। फिर उन्होंने कहा लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देन लेबर मस्ट बी होमोजीनियस, यानी उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो रहेगी वो सेम रहेगी इन बोथ द कंट्री, यानी क्वालिटी ऑफ जो लेबर है वो सेम रहेगा इन बोथ द कंट्रीज। देन देयर इज फ्री ट्रेड इन द नेशन। अब ये भी अज्यूम किया गया कि जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, वो फ्रीली ट्रांसफर्ड होंगे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ 2 कंट्रीज। तो देयर मस्ट बी फ्री ट्रेड इन द नेशन, यानी देयर इज़ नो गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन, कोई गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जैसे हमने फ्री ट्रेड में पढ़ा था, तो फ्री ट्रेड में कोई भी देयर वाज एब्सेंस ऑफ टैरिफ, कोई टैरिफ का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, एक्सपोर्ट का कोटा, इंपोर्ट का कोटा या एनी अदर रिस्ट्रिक्शंस, ऑल विल एब्सेंस इन दिस मार्केट।
देन लेबर इज परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री, वो अपने कंट्री में किधर भी मोबाइल हो सकता है, मूव कर सकता है, बट इट इज़ इमोबाइल विद इन द टू कंट्री, लेकिन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जा सकता है। दिस इज़ द रिस्ट्रिक्शन। तो ये अज्यूम किया गया कि लेबर इज़ परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री बट इट इज़ इमोबाइल विद इन द टू कंट्रीज। देन प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट रिटर्न। अब ये भी अजम्पशन लिया गया कि प्रोडक्शन जो है वो सब्जेक्ट है यानी रिलेटेड है, कंसर्न है विथ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। हमने लॉज ऑफ रिटर्न पढ़े हैं बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कॉन्स्टेंट रिटर्न, लेकिन ड्यूरिंग दिस क्लासिकल थियरी डेविड रिकार्डो या इवन एडम स्मिथ बोथ हैव अज्यूम कि जो प्रोडक्शन है इट इज़ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट रिटर्न। सेम जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लेबर की फॉलो हो रही, यानी अगर हम कहें तो ये क्या हो गई, स्टैटिक इकोनॉमी हो गई। तो हम करने वाले हैं एवेल्युएशन में, क्योंकि जनरली इनके जितने भी अजम्पशंस हैं ऑल अजम्पशन विल बी क्रिटिसाइज। वही सब अजम्पशन जो है मैक्सिमम यू विल ऑब्जर्व इट कि ये जो अजम्पशन है यही ज़्यादातर क्रिटिसाइज होंगे। देन नेक्स्ट है देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं होगा। देन देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, यानी जो भी कॉस्ट हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं इसमें लेबर का कॉस्ट जो होगा उसका कॉस्ट ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर कॉस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड। जबकि हम आज देखते हैं कि जितना भी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जो भी प्राइसेस हम डिटरमाइन करते हैं उसमें मेजर हिस्सा जो रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन का रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है वो हैवी कॉस्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमने कहा परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, और परफेक्ट कंपटीशन में यही रहता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्राइसेस रहनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ऑल दीज अजम्पशंस आर रिलेटेड विद दिस परफेक्ट कंपटीशन। देन हम देख रहे हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन बोथ द कंट्रीज, यानी जितने भी आपके पास लेबर्स हैं सबको आपने इक्वली जो है वो एम्प्लॉय कर दिया है, यानी देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। जबकि ये भी हमने देखा है कि हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं जेएम कीन्स, उनका कहना है कि हमारी इकोनॉमी में जब हम देखते हैं प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल इवन लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर इट इज़ नॉट पॉसिबल। कितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों नहीं हो, फिर भी वहाँ पे वी विल फाइंड इट कि देयर इज़ सम रेशियो ऑफ द लेबर्स हु रिमेन अनएम्प्लॉयड, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट इन बोथ द कंट्रीज। तो इस तरह से हमारे कुछ अजम्पशंस थे, बहुत अजम्पशन ईजी थे बच्चों। देयर आर टू कंट्रीज, टू कमोडिटीज, 2x2 का मॉडल। There is perfect competition in commodity market or factor का market. Cost of production is measured in labor terms. Then labor will be the only factor of production. और labor क्या रहेगा बच्चों? Homogeneous रहेगा. There is free trade in the nation. Then labor is perfectly mobile within the country but immobile within the two countries. Then there is production is subject to the constant return to scale. There is no change in technology. Technology में कोई बदलाव नहीं रहेगा. And plus there is no transport का cost will be charged. And it is also assumed that there will be full employment in the both the countries. ये है few assumption, जिसमें से any 7 to 8 assumption आप लिख सकते हो बच्चों। ओके क्लियर बच्चों, बहुत इजी अजम्पशन है जो आपको लिखना है। अब इस अजम्पशन के बाद हम सी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी। नाउ डेविड रिकार्डो ने जब इस कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी को डेवलप किया तो ही टुक वन एग्जाम्पल, उसने वन एग्जाम्पल लिया जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी ले रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, क्योंकि ये जो पूरा थियरी है वो किस मॉडल पे है, टू कंट्रीज और टू कमोडिटीज़, तो हमने भी क्या लिया, दो कंट्री, एक इंडिया और एक इजिप्ट ले लिया, और उसके सामने दो जो हमने कमोडिटी ले लिया, एक लिया वाइन और दूसरा लिया क्लॉथ। ना इस एग्जाम्पल में डेविड रिकार्डो ने सपोज अज्यूम किया कि जो इंडिया है उसको 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने में कितना लग रहा है, 120 आवर्स,
और 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने में कितना लग रहा है, 100 आवर्स, बराबर। नाउ और जो इजिप्ट है उसको 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने में 80 आवर्स लग रहे हैं और 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने में 90 आवर्स लग रहे हैं। ओके बच्चों, अब अगर हम लोग एडम स्मिथ का देखें जो एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस को वो फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पे तो फिर ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बट रिकार्डो सेड, उसने प्रूव करके दिखाया कि नो, ओनली एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड का मेन फैक्टर बने, लेकिन जो हमारा कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस है, यानी डिफरेंस इन द कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो इस इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनती हैं, वो स्पेशलाइजेशन लेवल पे एडवांटेज को एंजॉय करती हैं। कैसे बच्चों, प्रूव करते हैं अभी यहाँ पे। अब जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताया कि 1 यूनिट ऑफ वाइन जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडिया है, हाउ मच आवर्स टेक, 120 लेबर आवर इज रिक्वायर, लेकिन इजिप्ट को कितना लगता है, 80 आवर्स, यानी इजिप्ट को 40 आवर्स लेस लगते हैं, बराबर बराबर। जब हमने क्या देखा, इजिप्ट it requires 80 hours to produce 1 unit of wine, लेकिन इंडिया requires 120 hours to produce the 1 unit of wine, यानी इंडिया टेक 40 hours more, उससे ज़्यादा लगते हैं as compared to इजिप्ट, बराबर। अच्छा, अब जब हम क्लोथ की बात करते हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं to produce the 1 unit of cloth इंडिया require 100 hours, लेकिन इजिप्ट को चाहिए 90 लेबर के आवर्स, यानी यहाँ पे भी इंडिया रिक्वायर 10 लेबर आवर्स मोर देन इजिप्ट, उससे ज़्यादा लग रहा है, बराबर। अब जब हम जनरली देखें तो इजिप्ट को तो बेनिफिट है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ, चाहे वो वाइन प्रोड्यूस करे या क्लॉथ प्रोड्यूस करे, बट it will gain more due to specialization of one commodity, जिसमें उसको greater comparative cost advantage मिले। तो greater comparative cost advantages किस में रहेगा बच्चों, if he will decide to produce wine, अगर वो वाइन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो इट इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर द इजिप्ट, क्योंकि उसमें जो उसका कंपैरेटिव कॉस्ट लगेगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ 90 आवर्स है, ये 10 आवर्स भी बचेंगे अगर वो प्रोड्यूस करेगा वाइन में, क्योंकि यहाँ पर उसको 80 आवर्स लग रहे हैं। अच्छा, और जो इंडिया है, इंडिया क्या डिसाइड करेगा, उसको कंपैरेटिव एडवांटेजेस किधर मिलेगा बच्चों, यहाँ पे क्लॉथ के मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि अगर क्लॉथ को ही वो प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा तो उसमें उसको स्पेशलाइजेशन मिलेगा और मैक्सिमम बेटर एडवांटेज भी मिलेगा। तो फाइनली दोनों ने डिसीजन लिया, यानी इजिप्ट ने डिसीजन लिया कि मुझे कंपैरेटिव यानी ग्रेटर कॉस्ट का एडवांटेजेस किस में मिल रहा है, दैट इज़ फॉर प्रोड्यूसिंग द वाइन, और इंडिया ने कैसे डिसीजन ले लिया कि उसने प्रोड्यूस करना है और एक्सपोर्ट करना है क्लॉथ, क्योंकि उसमें मुझे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा है। अब ये था अपरेंटली हमने यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को देखा। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ लेबर आवर्स को ऑब्जर्व किया, उस लेबर आवर्स पे हमने उसको डिसीजन लिया, लेकिन अभी थोड़ा और रिकार्डो ने उसको क्लियर करके दिखाया। कैसे बच्चों, उसने देखा कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो, ये तो कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी में उसने एक एग्जांपल दिया विथ लेबर आवर्स के साथ, लेकिन उसी को उसने कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो में करके दिखाया। उसके लिए फिर से इसी सेम एग्जांपल को हमने एक अलग एंगल से देखा। पहले हम इजिप्ट की इकोनॉमी में देखते हैं। अब इजिप्ट की इकोनॉमी को तो दोनों में बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा कि 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोड्यूस करने में इजिप्ट को लगता है 80 आवर्स, जबकि इंडिया टेक 120 आवर्स, यानी इजिप्ट को 40 आवर्स का बेनिफिट है। और जो 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ है उसको मैन्युफैक्चर करने में इजिप्ट को लगता है 90 आवर्स, जबकि इंडिया को लगता है 100 आवर्स। तो यहाँ पर भी उसको 10 आवर्स का बेनिफिट है। दोनों में ही इंजॉय द बेस्ट, लेकिन यहाँ उसका जो बेनिफिट था वो वाइन में ग्रेटर कॉस्ट का एडवांटेजेस था, इसके लिए उसने ये प्रोडक्ट चूज़ किया। ओके, क्योंकि रिसोर्सेस इधर डाइवर्ट कर दिया, यानी ये प्रोड्यूस करेगा वाइन
और एक्सचेंज करेगा विथ इंडिया के क्लॉथ के साथ, वन विथ द 1 यूनिट, यानी एक्सपोर्ट करेगा वाइन और इंपोर्ट करेगा क्लॉथ। ये डिसीजन लिया। अब इसको और ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं बच्चों, कैसे? कंपैरेटिव कॉस्ट रेशो देख रहे हैं। अब हमने इजिप्ट का इकोनॉमी देखा, अब इस इजिप्ट के इकोनॉमी में हम क्या देख रहे हैं? वाइन जो है उसको कितने आवर्स लग रहे हैं? 80 आवर्स, जबकि इंडिया को कितना लग रहा है? 120 आवर्स, बराबर। वाइन को कितना लग रहा है? उनको 80 आवर्स, इंडिया को लग रहा है 120 आवर्स। यानी अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूं तो ये मिलेगा मुझे 0.66 का रेशो मुझे मिलेगा, ओके, जिसको आप 0.67 भी बोल सकते हो। ये 0.66% मुझे मिलेगा। देन अगर मैं क्लॉथ में जा रही हूँ तो इजिप्ट को 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने में 90 लेबर के आवर्स चाहिए, जबकि इंडिया को कितने चाहिए? 100 आवर्स। तो यहाँ पर भी इजिप्ट में जो कॉस्ट है वो कितना बन रहा है? 0.9। ओके बच्चों, जब इस तरह की पोजीशन है तो देख रहे हैं आप कॉस्ट किधर ज़्यादा है? दैट इज़ वाइन में ज़्यादा है, इधर 0.66, लेकिन यहाँ 0.90। तो यहाँ पे 66 पैसा है, कम है, लेकिन यहाँ पे 0.9 है, ज़्यादा है। तो यहाँ उसको वाइन में ज़्यादा बेनिफिट है। अब आते हैं इंडिया के केसेस में, अगर उधर देखें तो वाइन में इंडिया जो है वो ले रहा है 120 आवर, जबकि इजिप्ट को लग रहा है सिर्फ 80 आवर्स, बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? 120 अपॉन तो 3/2 दैट इज़ 1.5, ये मिल रहा है। 1.5 रेशो आ रहा है, कॉस्ट इतना। आप देख रहे हो कॉस्ट में कितना डिफरेंस हो गया, जबकि इजिप्ट में वाइन का एक यूनिट बनाने में कॉस्ट कितना आ रहा है? 0.66, और इधर कितना आ रहा है? 1.5। तो अगर मैं 1.5 में से 0.66 माइनस करूं तो लगभग 0.84 पैसा का बेनिफिट होगा, बराबर बच्चों। ये पहला एक कॉस्ट का डिफरेंस। और आगे देखते हैं। अब जब हम क्लॉथ में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने देखा ये कॉस्ट लेस देन था क्योंकि वाइन में उसको ज़्यादा बेनिफिट था। अब हम देखते हैं इंडिया की पोजीशन। इंडिया में वाइन बनाने में 120 आवर्स चाहिए, जबकि सामने इजिप्ट में लग रहे हैं सिर्फ 80 आवर्स। तो इनका इंडिया में कॉस्ट हमारा ज़्यादा है, दैट इज़ 1.5। ओके, अच्छा, क्लॉथ में अगर हम देखें तो 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने में 100 लेबर आवर्स चाहिए, जबकि इजिप्ट में 90 लेबर आवर्स चाहिए। तो इसको अगर मैं निकालती हूँ दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये भी आपका रहेगा 1.11। इस तरह से हमें दिखेगा। यानी फिर से हम देख रहे हैं कि आपका जो कॉस्ट हमें मिल रहा है, दिस इज़ द पोजीशन। यहाँ पे व्हाट यू विल फील इट कि आपका यहाँ पे जब हम डिसीजन ले रहे हैं बच्चों, तो वी विल सी इट, ये ग्रेटर देन की पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। देखो यहाँ कॉस्ट ज़्यादा हो गई, यानी उसको वाइन बनाने में यहाँ कॉस्ट ज़्यादा, जबकि क्लॉथ में हमें कम मिल रहा है। अब देख रहे हैं मेन डिफरेंस। पहला देखो वाइन का डिफरेंस। फर्स्ट हमने वाइन का डिफरेंस निकाला बच्चों। वाइन के डिफरेंस में इंडिया को लग रहा है 1.5, जबकि इजिप्ट को लग रहा है 0.66, यानी इजिप्ट को 0.84 पैसे का डिफरेंस है, उसको डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है। अब देखें क्लॉथ में कैसे हो रहा है। अब अगर हम क्लॉथ की बात करें कॉस्ट में, तो उसमें पोजीशन कैसे आ रहा है बच्चों? अब हम लोग को लग रहा है 1.11 यानी 1.11। ओके बच्चों, इतना हमको मिल रहा है। और यहाँ मिल रहा है 0.9, माइनस करेंगे तो 0.21, ये हमको मिलेगा, करेक्ट। अब देखो क्लॉथ में 0.21 और यहाँ पे है 0.84, इतना डिफरेंस। अब इसके कंपैरिजन में अगर देखो 0.21 क्लॉथ के कंपैरिजन में वाइन में उसका बेनिफिट 4 टाइम्स है, 4 गुना ज़्यादा है। क्या डिसीजन लेगा इजिप्ट? डायरेक्टली वाइन प्रोड्यूस करने का। तो देखो ये सब स्ट्रैटेजीज होती हैं कि क्यों हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं, जिसके लिए एडम स्मिथ का ये सोचना था, उनका ओपिनियन ये था कि देयर मस्ट बी एब्सोल्यूट कॉस्ट का डिफरेंस। लेकिन डेविड रिकार्डो ने कहा नहीं, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंट, यस डेफिनेट इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज, बट मेन एसेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज कंपैरेटिव डिफरेंस इन द कॉस्ट।
जब कंपैरेटिव डिफरेंस इन द कॉस्ट आता है तो वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है इंटरनेशनल ट्रेड का। जैसे अभी अभी हमने प्रूव किया कि इजिप्ट में अगर हम देख रहे हैं दोनों प्रोडक्ट में उसको बेनिफिटेड है, दोनों में वो पॉजिटिव है। ओके, तो जनरली अगर हम देखें तो उसको ट्रेड की ज़रूरत नहीं है, नहीं, लेकिन उसको ज़रूरत है क्योंकि उसको एडवांटेज मिलेगा। कैसे मिलेगा बच्चों? एडवांटेज मिलेगा अगर वो वाइन को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका लीस्ट कॉस्ट है 0.66। इस कॉस्ट में जब वो मैन्युफैक्चर करेगा और उसके रिटर्न में अगर वो क्लॉथ को मंगाता है, अगर वो क्लॉथ मंगाता है तो वहाँ पे उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वाइन में उसका कितना कॉस्ट है 0.66, जबकि इंडिया का है 1.5, तो 0.84 का डिफरेंस है वाइन की मैन्युफैक्चरिंग में। जबकि अगर क्लॉथ केस में देखा जाए तो इसका 0.90 पैसा तो लगता है और इंडिया को 1.11 यानी 11 पे 1.11, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? सिर्फ 0.21 का। तो यहाँ डिफरेंस मिनिमम है, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, तो उससे वाइन मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ये है बेस्ट डिसीजन फॉर द इजिप्ट कि उसको वाइन प्रोड्यूस करके और उसे वही एक्सपोर्ट करना चाहिए और इंपोर्ट क्या करना चाहिए? क्लॉथ। अच्छा, चलो एक स्टेप और देखते हैं, दैट इज कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट। अब इस कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट में हम बच्चों क्या देखेंगे? डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो। अब ये डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो हम कैसे देखेंगे? लेट्स सी। जब हम डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो देखते हैं बच्चों, तो चलो इसमें हम थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं। डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो, अब ये हम देखेंगे कितना हमें कॉस्ट रेशो में बेनिफिट मिलता है जब हम देखते हैं डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो। अब ये जो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो है, इसका मतलब सपोज अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करें, हम उसका हिस्सा नहीं बने, तो हमारी इकोनॉमी में इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग बोथ द प्रोडक्ट, तो हमारी इकोनॉमी में किस तरह की पोजीशन हमें दिखाई देती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ओके बच्चों, जैसे हमने अभी अभी यहाँ पे क्या देखा कि इजिप्ट को एडवांटेज है ऑफ लोअर कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द यूनिट्स, दोनों यूनिट में, चाहे वो वाइन था या क्लॉथ था, लेकिन उसको ग्रेटर एडवांटेजेस किस में था? वाइन में। कितना था? 0.84 मैक्सिमम, क्योंकि उसमें इंडिया को ज़्यादा लग रहा है और लोवेस्ट है इजिप्ट को, तो 84 पैसा का उसको एडवांटेज था एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ, क्योंकि क्लॉथ में उसका 0.9 लग रहा था जबकि इंडिया को 1.11, तो यहाँ पे उसका बेनिफिट कितना है? सिर्फ 21, जबकि यहाँ पे बेनिफिट कितना है? 0.84, 4 गुना ज़्यादा बेनिफिट था। इसके लिए इजिप्ट ने क्या डिसाइड किया बच्चों? उसने डिसाइड किया कि मैं वाइन मैन्युफैक्चर करूँगा, क्योंकि खाली मुझे कॉस्ट में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुझे लेबर आवर्स में भी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि लेबर को भी तो मुझे वेजेस देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे मुझे लेबर कितना पे करना पड़ा है? ओनली फॉर 80 आवर्स। मुझे 80 आवर्स के लिए बेनिफिट यानी 40 आवर्स का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इंडिया को सामने उसका 120 आवर्स देना, यानी 40 आवर्स का उसको बेनिफिट मिल रहा है। ओके, और इंडिया जो है वो स्पेशलाइज करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, क्योंकि यहाँ पे उसका जो सेक्रीफाइस है वो कम है। क्योंकि जनरली जब हम इस तरह की इंटरनेशनल कॉस्ट देखते हैं ना, तो जनरली हमने इसमें क्या देखा कि एक चीज़ की तरफ हमने जिसमें हमारा कॉस्ट कम है वहाँ पे हमने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया, और दूसरी तरफ जो क्लॉथ हम मैन्युफैक्चर कर सकते थे उस कॉस्ट को हमने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था। यहाँ पे इजिप्ट को बेनिफिट किस में था? इजिप्ट को बेनिफिट वाइन में ज़्यादा था, इसलिए उसने डिसीजन वाइन की तरफ लिया। यहाँ लेबर का भी खर्चा कम, वहाँ पे कॉस्ट जो है वो भी मिनिमाइज है, लोअर कॉस्ट का बेनिफिट है और रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, इसको और स्टेप जो मैंने अभी कहा कि कॉस्ट रेशो का बेनिफिट, वो भी हम देखते हैं। वो जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो। अब इस डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो को अगर हम बच्चे देखते हैं तो यहाँ पे जनरली जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको कि सपोज़ हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ वाइन इंडिया में कितने में बनता है? 120 आवर्स में, जबकि आपका 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ हम कितने में बनाते हैं? 100 आवर्स में, बराबर।
यानी अगर मैं रेशो देखूं कि अगर मैं 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाती हूँ जिसके लिए 120 आवर्स लगते हैं, तो उसके लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, ये 100 आवर्स के लिए, यानी यहाँ पे 1:2 यूनिट ऑफ क्लॉथ, उसके एक्सचेंज में मुझे 1 यूनिट ऑफ वाइन मिलेगा, बराबर। क्योंकि इंडिया को देना पड़ेगा, अगर उसने वाइन लिया तो इंडिया को देना पड़ेगा 1.2 यूनिट ऑफ क्लॉथ, उसको 1.2 यूनिट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 यूनिट ऑफ वाइन। सपोज देयर इज नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट अगर मैंने वाइन का दिया तो मुझे 1.2 यूनिट ऑफ क्लॉथ देना पड़ेगा। जबकि जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड में जा रही हूँ, जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड में गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ एक्सचेंज रेशो कैसा है बच्चों, मैंने 1 यूनिट ऑफ वाइन जो है एक्सपोर्ट किया, 1 यूनिट ऑफ जो क्लॉथ है वो इंपोर्ट किया, बराबर, 1:1 का रेशो, बराबर। लेकिन अगर मैं डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो देख रही हूँ, तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है बच्चों, तो इस केसेस में हम क्या देख रहे हैं, 120 आवर्स मुझे वाइन में लग रहे हैं और 100 आवर्स मुझे क्लॉथ में लग रहे हैं। यानी एक अगर मैं यूनिट वाइन का देती हूँ तो उसके लिए मुझे कितना, सामने क्लॉथ का कितना देना पड़ेगा, 1:2 यूनिट ऑफ क्लॉथ, क्योंकि उसमें आपके आवर्स जो है कम है, यहाँ आवर्स ज़्यादा हैं, तो वो क्लॉथ का मुझे 1.2 यूनिट देना पड़ेगा। जबकि मैं इंटरनेशनल ट्रेड में जब जा रही हूँ, मैंने वाइन का 1 यूनिट दिया, अब इंडिया क्या देगा, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, खाली वाइन का 1 यूनिट लिया और दिया कितना, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, यानी यहाँ पे 0.2 यूनिट ऑफ क्लॉथ में बेनिफिट मिला। ये है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते। डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो अगर मैं देख रही हूँ 1:1:2 है, बराबर। अगर मैं 1 यूनिट वाइन का देती हूँ तो मुझे सामने से 1.2 यूनिट ऑफ क्लॉथ देना पड़ेगा, बराबर, यानी 0.2 यूनिट क्लॉथ का ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड में जा रही हूँ तो मैंने 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ दिया, 1 यूनिट ऑफ वाइन लिया, मैंने 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ दिया, यानी मेरा 0.02 बच गया ना, तो वो रिसोर्सेस बचे, ये बेनिफिट मिला जब हम एक ही प्रोडक्ट में अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं। अब ये फ़ायदा खाली इंडिया को नहीं मिला बच्चों, ये फ़ायदा इजिप्ट को भी मिलेगा, क्योंकि इजिप्ट ने क्या किया, हम इजिप्ट का आप रेशो देखो, अब इजिप्ट का रेशो हम देख रहे हैं यहाँ 80 आवर्स है, ओके, उसको वाइन बनाने में हमेशा लोवेस्ट उसको बेनिफिट मिला है तो 80 आवर्स है, ओके, और क्लॉथ का यूनिट बनाने में उसको 90 आवर्स लग रहे हैं। यानी अगर इसको मैं 80 को 1 यूनिट कंसिडर कर रही हूँ तो ये आपका मिलेगा, दैट इज़ 8 यानी 8 9, ओके, यहाँ पे ऐसा हमको मिलेगा, यानी 1:0.89, 1:0.89, ओके, इस तरह से हमको रेशो मिलेगा। जब हम इस तरह से रेशो कंपेयर कर रहे हैं 1:0.89 और यहाँ पर भी 1:1.2। अब जब आपका इजिप्ट इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा नहीं है तो वो क्या करेगा, 1 यूनिट ऑफ वाइन दिया उसने, उसके एक्सचेंज में जो उसको क्लॉथ मिलेगा वो कितना मिलेगा पता है, 0.89। कितना मिल रहा है, 0.89। 1 यूनिट वाइन का दिया और सामने से कितना लिया, 0.89 ऑफ क्लॉथ, यानी उसको 0.11 ये क्या मिला, क्लॉथ कम मिला। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में वो क्या दे रहा है, 1 यूनिट ऑफ वाइन और सामने से ले रहा है 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, तो उसमें उसको क्लॉथ ज़्यादा मिला। जब इंटरनेशनल ट्रेड में जा रहा है वो वाइन दे रहा है 1 यूनिट का और 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ ले रहा है, बराबर, दोनों 1:1 इसका एक्सचेंज रेशो है। लेकिन अगर मैं डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो में जा रही हूँ तो उसका डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो क्या है, अगर वो 1 यूनिट ऑफ वाइन देगा तो उसके सामने उसको कितना मिलेगा, 0.89 यूनिट ऑफ क्लॉथ, यानी क्लॉथ उसको कम मिल रहा है, यानी 0.11 वो उसको कम मिल रहा है, 0.11 क्लॉथ कम मिल रहा है, क्योंकि 89 मिल रहा है तो कपड़ा उसको कम मिल रहा है,
क्लॉथ कम मिल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में उसको ज़्यादा मिल रहा है। इसके लिए इजिप्ट भी इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनेगा। क्यों? ड्यू टू कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। क्लियर बच्चों? तो ये इफेक्ट हमें यहाँ दिखाई दिया। अच्छा, अब इसको फाइनली एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा देते हैं। अब जब हम डायग्राम की बात करते हैं बच्चों, तो डायग्राम में हम जनरली क्या दिखा देते हैं कि सपोज हमने इस तरह से हमने मूवमेंट्स दिखा दिया, जैसे हमने इस तरह के लेबर्स के आवर्स को हमने कंसिडर किया हुआ है, तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जो इंडिया है उसने डिसीजन क्या लिया टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट, जो उसका बेस्ट है वो क्या, क्लॉथ। वो क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहाँ उसको कंपैरेटिव कॉस्ट का बेनिफिट ज़्यादा है। और जबकि इजिप्ट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, वो वाइन प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसमें उसको ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेजेस इन कॉस्ट डिफरेंस ज़्यादा है। तो जहाँ उसको कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा वो वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगा। ओके बच्चों, तो डायग्राम के थ्रू भी हमने दिखाया। अब इस डायग्राम को थोड़ा मैं और एलोबरेट कर रही हूँ और अच्छी तरह से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जब हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं तो किस तरह से एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है वो भी हमें दिखाई देता है। लेट्स सी, अब से फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाई एक्सिस, ये हमने दिखा दिया। वाई एक्सिस जो है इस पे हमने क्लॉथ दिखा दिया, सपोज क्लॉथ, और एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमने वाइन दिखा दिया। ओके बच्चों, अब हम पहले दे रहे हैं सपोज फर्स्ट वन दैट इज पी एल जो है दिस इज द पीपीसी कर्व, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ इजिप्ट, जो हम जनरली दिखा रहे हैं कि इजिप्ट जो है वो काफ़ी एक बेटर सिटी है जिसको दोनों में बेनिफिट है। इसके लिए उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि उनको लेबर हावर्स कम लग रहे हैं दोनों में, इसके लिए उनका प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है। अब उसके कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं तो वी विल सी दैट कि जो इंडिया है सपोज दैट इज EG, इसका जो पीपीसी कर्व है, पीपीसी कर्व ऑफ इंडिया, ये हमने दिखाया। ये किसका है? इंडिया का। इंडिया का जो पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कम है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि जो इंडिया है उसको दोनों में ज़्यादा आवर्स लग रहे हैं, बराबर। अब जनरली अगर मैं कंपेयर करूं, पहले में अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया बच्चों, हमने दिखा दिया वाइन, और वाई पे हमने क्या दिखाया, एक्स। ओके, अब इसमें हम जनरली क्या दिखाने की कोशिश करें कि इजिप्ट को एब्सोल्यूट कॉस्ट का डिफरेंस है, एडवांटेज है इन बोथ द कमोडिटीज़ क्लॉथ एंड वाइन, दोनों में उसको क्लियर एडवांटेजेस है, बराबर। जैसे अभी मैं दिखाऊं क्लॉथ, अब मैं क्लॉथ में अगर दिखाऊं, ओके, अब क्लॉथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसका इजिप्ट का कितना है, OP, बराबर, OP, ये ग्रेटर देन है इंडिया के OE से, बराबर, OP ग्रेटर देन OE। ओके, ये हमने क्लॉथ में देखा, बराबर। अब अगर मैं वाइन में देखूं बच्चों, तो वाइन में भी इजिप्ट को काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि वाइन में भी आपका इजिप्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, OL ग्रेटर देन इंडिया का OG। ओके, दोनों में प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, दोनों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो रीजन है, एरिया है, वो पोटेंशियल हम देख रहे हैं। अब डायग्राम में भी देखो कंपैरेटिव कॉस्ट का एडवांटेजेस है। अगर दोनों अगर हम देखते हैं, इजिप्ट जो है जिसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट का एडवांटेज है इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज़, और जनरली हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं क्योंकि इसका OP लेवल जो है वो OE से ग्रेटर है, बराबर, चाहे वो क्लॉथ हो। लेकिन जब मैं वाइन में आ रही हूँ तो वाइन में हम देख रहे हैं OL जो है वो OG से ज़्यादा है। लेकिन अगर इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो इजिप्ट का है उससे अगर इंडिया का लेवल जो है, मैं सपोज़ ये एक पैरेलल लाइन खींच रही हूँ, दोनों के बीच में मैं सेम डिफरेंस अगर मैं लूँ
तो ये एक पैरेलल लाइन है जो हम ले रहे हैं। ओके, अगर ये पैरेलल लाइन हम ले रहे हैं तो सपोज यहाँ पे आया ये टी। ओके, पैरेलल यानी कॉमन डिस्टेंस। वो कॉमन डिस्टेंस क्यों लिया? देखो ये क्लॉथ का लिया, ये क्लॉथ का डिस्टेंस मैं अगर ले भी रही हूँ फिर भी आप देखो जी टी जो ये रेशो है, दिस इज जी टी। ये जी टी क्या है? ये जी टी है ग्रेटर कॉस्ट का बेनिफिट। किसको किसको मिल रहा है बच्चों? ये मिल रहा है इजिप्ट को, क्योंकि इजिप्ट को इतना ग्रेटर कॉस्ट का डिफरेंस मिल रहा है। क्योंकि ये जो ईटी लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ किया जो दिखा रहा है कि इजिप्ट को तो वाइन के प्रोडक्शन में इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि ये अगर बेनिफिट, क्योंकि मैंने पैरेलल लिया यानी कॉस्ट को सेम दिखाया बच्चों। अगर मैं ये पैरेलल दिखा रही हूँ तो भी मुझे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इतना डिफरेंस है वो इजिप्ट एंजॉय कर रहा है, क्योंकि ये जो बेनिफिट है वो इजिप्ट एंजॉय कर रहा है। क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में इजिप्ट को वाइन मैन्युफैक्चर करने से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उसका कंपैरेटिव कॉस्ट का एडवांटेजेस इजिप्ट को ज़्यादा है। तो दोनों में देखा, क्लॉथ में भी वो बेटर है या वाइन है उसमें भी वो बेटर है। लेकिन जब मैं कंपैरेटिव लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दोनों का मैंने जो प्रॉफिट लेवल अगर सेम देखा तो आई सॉ इट, वी ऑब्जर्व इट कि जो इजिप्ट है इट एंजॉय कंपैरेटिव कॉस्ट का डिफरेंस मोर, क्योंकि उसको कॉस्ट कम लग रही है इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स, ओनली 80 आवर्स। तो ये जो जी टी है दिस इज ग्रेटर कॉस्ट का बेनिफिट एंजॉयड बाय इजिप्ट इन द प्रोडक्शन एंड द एक्सपोर्ट ऑफ वाइन। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं रिकार्डियन थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो रिकार्डियन था उसने, जो डेविड रिकार्डो था उसने ये प्रूव करके दिखाया कि जो एडम स्मिथ का थियरी था कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस होना चाहिए, इट इज़ करेक्ट। लेकिन एब्सोल्यूट कॉस्ट से भी ज़्यादा हम देखते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ ऐसे दिखाई देती हैं जहाँ पे दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ कमोडिटीज़, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनती है। द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट कि देयर इज़ कंपैरेटिव कॉस्ट का डिफरेंस, क्योंकि एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें दे विल बी स्पेशलाइज, जिनमें उनका कॉस्ट कम लगता होगा, और जहाँ कॉस्ट लोअर है वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है एंड दे विल गेट द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जब इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट कम होता है बच्चों, और उसी का ही बेनिफिट दे विल एंजॉय, जैसे इजिप्ट ने एंजॉय किया। तो ये पूरा एंटायर बेनिफिट है जो एक कंट्री को एंजॉय होता है जब उसी प्रोडक्शन लेवल को वो बढ़ाता जाएगा, उसी लेवल को वो एक्सपोर्ट करेगा, यानी स्पेशलाइजेशन मिला। ओके बच्चों, इसके लिए हमने प्रूव किया कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन रिकार्डो कहता है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कंट्री, फिर वो क्या करेगा? एक स्मार्ट डिसीजन लेगा। ही विल टेक the better decision in the specialization of that production of commodity, जिसमें he will enjoy the greater advantage of comparative cost difference, जिसमें उसका comparative cost का difference सबसे ज़्यादा हो। ओके बच्चों, तो आई होप सो आपने ये रिकार्डियन थियरी, जिसको हम क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, आपने बहुत ही इजीली समझा होगा। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.